जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा। आज ये चौथा वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आप लोग बताते रहिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर ये चीज आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ, कुछ मैं आपको अलग दे पा रहा हूँ और कुछ आपको अच्छा सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो दो मेन हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट का फॉर्म पेट का जो परीक्षा है वो लगभग अक्टूबर 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। और उसके बाद एसएससी जीडी वाला भी फॉर्म लगभग हो सकता है 1 आध महीने में होने लगे। तो उन सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से बस इतना निवेदन है कि जिनको इस चीज की जरूरत है उन तक इस चीज को शेयर करिए कम से कम, और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियो उनको मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का हम चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेशन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आज की क्लास में उसी दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन होंगे। दिल्ली सल्तनत से भी कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि देखिए वो पूरा उसमें वंश चला है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, विस्तार को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको ये लगे कि हाँ, कुछ अच्छा मिल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान का आक्रमण किसके समय हुआ? देखिए, पहले तो ये जानें कि चंगेज खान है कौन। चंगेज खान एक मंगोल आक्रमणकारी है। कौन सा आक्रमणकारी है? मंगोल आक्रमणकारी है। और आप लोग जानते हैं मंगोल जो आक्रमणकारी होते हैं वो मंगोलिया, जो आज देश नहीं है जहाँ पे जो चीन के ऊपर रूस के बीच में मंगोलिया बसा है, वहां पे ये लोग रहते थे और वहां से ये लोग आक्रमण करते थे भारत के क्षेत्रों में, और खास करके मध्य एशियाई देशों पे, जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो आज ये सब देश है ना, खासकर यहाँ इनका अटैक होता था। लेकिन बाद में ये लोग भारत पे भी अटैक करते हैं, जिनमें से एक नाम मिलेगा चंगेज खान का। चंगेज खान जब भारत में आक्रमण किया था तो दिल्ली सल्तनत पे जो शासक बैठा था उसी का नाम पूछा है यहाँ पे। उसका नाम था इल्तुतमिश। कौन बैठा था दिल्ली सल्तनत पे तब उस टाइम? इल्तुतमिश। यह लगभग बैठा था 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है? 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। और इसी टाइम चंगेज खान ने कहां पे आक्रमण कर दिया था? भारत पे। ठीक है ना? तो पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के टाइम किसने अटैक किया था? चंगेज खान ने, जो मंगोल आक्रमणकारी था। या ऐसे पूछ लेता है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके टाइम पर भारत में अटैक करता है? इल्तुतमिश के। क्लियर है? और ये इल्तुतमिश है जो दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है भारत में। जो दिल्ली का पहला सुल्तान भी, उसी का क्या नाम है? इल्तुतमिश। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है, तुर्कान-ए-चिहलगानी पद समाप्त किसने किया? देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तुर्कान-ए-चिहलगानी पद जो था वो इल्तुतमिश ने बनाया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा समाप्त किसने किया इसको। ओके दोस्तों, इसने पूछा है समाप्त किसने किया। बनाने का काम तो इल्तुतमिश ने, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बनाने का काम, नहीं बनाया किसने? इल्तुतमिश ने बनाया। लेकिन समाप्त किसने किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलबन ने। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बलबन है उसी ने ही समाप्त किया था तुर्कान-ए-चिहलगानी। और ये तुर्कान-ए-चिहलगानी है क्या कि 40 सरदारों का एक समूह रखा गया था जो राजकाज में भाग ले रहे थे। ठीक है ना? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी पद किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। लेकिन इस पद को समाप्त किसने किया? बलबन। बलबन कौन सी नीति बनाया था? रक्त एवं लौह की नीति, जिसे हम आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी कहते थे इंग्लिश में। ठीक है ना दोस्तों? चलिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का जो संस्थापक है बच्चों, वह है आपका जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक। और यह लगभग स्थापना किया था 1290 ईस्वी में, और इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से 1296 ईस्वी में। यह जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने क्या किया? पहले तो ये जब गुलाम वंश राज कर रहा था, उसका ये एक प्रकार से कह सकते हैं राज्यपाल था। जो पंजाब का क्षेत्र है जहाँ पे,
उस क्षेत्र का एक हिसाब से ये बस देख रेख करता था राज्यपाल के रूप में उनके शासन में। लेकिन बाद में इसने क्या किया, इसने खुद एक वंश बना दिया दिल्ली पे, और उस वंश का क्या नाम रख दिया, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी तक। ये बूढ़ा था बहुत, मतलब 70-70 साल की करीब एज थी जब इस राजा बना था, 70-70 साल का बुजुर्ग था। तो इसी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा है जिसका क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का ही भतीजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश में निकलेगा जो अधिक वर्षों तक राज करेगा और अधिक रूप से खिलजी वंश को बढ़ाएगा। ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, पहले सुन लीजिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर है। 1290 से 1296 तक राज किया। और इसी के टाइम देवगिरी में किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी पर आक्रमण करने का काम किसने किया था पूछा जाता है। देवगिरी पर आक्रमण करने का काम जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने देवगिरी पर अटैक कर दिया बिना इससे पूछे। ठीक है ना दोस्तों। उसी के बाद से पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी के अंदर राज करने का गुण व्याप्त है। ठीक है ना। तो चलिएगा, पूछा है सिकंदर सानी कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर सानी का अर्थ है द्वितीय सिकंदर, जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, ऐसा शासक कौन था। ठीक है ना। तो वही है बच्चों जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, या अपने आप को सिकंदर सानी कहलवाता था, मतलब दूसरा सिकंदर, क्योंकि एक सिकंदर यूरोप से आया था, तो दूसरा सिकंदर अपने आप को मानता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बच्चों क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 सालों तक क्या किया था, इसने राज किया था। और ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके समय में मैंने अभी आपको बताया ना कि 1296 ईस्वी में क्या किया था, देवगिरी पर अटैक कौन कर दिया, 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। और देवगिरी पर अटैक करते ही जलालुद्दीन इससे नाराज हो जाता है, क्योंकि जब लूट के वहां से आता है तो ये जलालुद्दीन के पास ना जाकर के अपना अलग एक प्रदेश है, कढ़ा प्रदेश आप लोग जानते होंगे, वहां पे चला जाता है। और कढ़ा प्रदेश में ही जलालुद्दीन खिलजी पहुंचता है, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1296 में स्वयं क्या बन गया, दिल्ली सल्तनत का शासक। और खुद इसने जलालुद्दीन खिलजी के जो बेटी थी उससे क्या कर लिया था, विवाह। पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से क्या कर लिया था, विवाह। तो इसका दामाद हो गया, एक हिसाब से चाचा है और एक हिसाब से दामाद भी है। इनमें चलता है ये सब, इनमें सब कॉमन बातें हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और स्वयं क्या बन गया, राजा बन गया दिल्ली सल्तनत का। और कौन सी उपाधि, सिकंदर सानी, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ले ली, अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1296 में देवगिरी पर इसने क्या किया था, अटैक किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति है जिसने चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे महाराजा रतन सिंह के ऊपर इसने आक्रमण किया था। आपको कहानी पूरी याद होगी, आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि उस टाइम चित्तौड़गढ़ की जो महारानी थी उनका नाम था महारानी पद्मिनी। उनका नाम आपने सुना होगा। और महारानी पद्मिनी का जो रिलेशन था वो राजा रतन सिंह से था, वो उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी थी। और उनके बारे में किसने सुना था, अलाउद्दीन खिलजी की, बहुत ही ज्यादा वो खूबसूरत है। किसको पता चल गया, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी केवल उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया। सोचिए कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने केवल उन्हें पाने की चाह में चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया। और चित्तौड़गढ़ को जीतने का केवल एक ही कारण उसका ये था कि वो जीतेगा और महारानी पद्मिनी को देखेगा, जिसका पूरा वर्णन कहां मिलता हमें है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मावत किसकी रचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1540 ईस्वी में लगभग मलिक मोहम्मद जायसी, कौन आते हैं रचना का, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा, पद्मावत। और इसी पद्मावत में किसका जिक्र हुआ, महारानी पद्मिनी का। महारानी पद्मिनी जो किसकी पत्नी थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और राजा रतन सिंह कहां के राजा थे, चित्तौड़गढ़। कहां के राजा थे, चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कहानी। अलाउद्दीन खिलजी
महारानी पद्मिनी की देखने की लालसा में, उन्हें पाने की लालसा में अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पे। और चित्तौड़गढ़ के राजा कौन है? राजा रतन सिंह। और इस बात का जिक्र कहाँ हुआ है? मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत में, जो कब लिखी गई? लगभग 1540 ईस्वी में। और इस कहानी में यही बताया जाता है, जो आज भी महारानी पद्मिनी को लोग वहां पे और पूरे भारत में माता के रूप में पूजते हैं। चित्तौड़गढ़ की किला, चित्तौड़गढ़ के लोगों के पास जब भी आप जाएंगे तो वहां महारानी पद्मिनी जी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। कारण क्या है कि जब इसने अटैक किया रतन सिंह को, इसने धोखे से क्या किया? मार दिया। द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें राजा रतन सिंह को इसने क्या किया? धोखे से मार दिया। और महारानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों, लगभग उस महल में 16,000 महिलाएं थी, उनके साथ मिलकर के एक साथ एक बड़ा हवन कुंड तैयार करवाती हैं। और हवन कुंड में एक साथ महारानी पद्मिनी और वो 16,000 दासियां जो उस राजमहल में रह रही थी, जो उस राजघराने की थी और जो उनके रक्षा में रहती थी, वो सभी की सभी उस हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर देती थी। इस घटना को ही कहा गया था जौहर। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? जौहर। कि अपने आप सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप के शरीर को त्याग देना अग्नि में, इस घटना को क्या कहा जाता है? जौहर। और ऐसा राजपूत महिलाएं तब से करती चली है। जब इनके पति या इनके भाई या जो भी थे इनके रक्षक, वो जाते थे युद्ध भूमि में, तो वो लोग युद्ध में अगर वो मारे जाते थे, उनकी हत्या हो जाती थी, तो इनके राजघरानों की जो औरतें होती थी, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग में क्या करती थी? समर्पित कर देती थी। ये मरना अपने आप को पसंद करती थी, लेकिन किसी गैर के हाथों में जाना पसंद नहीं करती थी। ये हमारे भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो हमें गर्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी हमें एक हिसाब से इनके मन में, हमारे मन में इनके लिए आदर की भावना तो रहनी ही चाहिए कि ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही केवल अपने आप को इस मातृभूमि के लिए मिटा दिया। ये इनके लिए हमारे लिए इनके मन में जो है गर्व की भावना होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वीरांगनाएं हमारे भारत में हुई हैं। महारानी पद्मिनी को मैं नमन करता हूं। चलिए दोस्तों, अगला देखेंगे। ये कहानी आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। आगे देखते हैं। दरबार में नग्न होकर कौन सा शासक आता था? ठीक है ना। देखिए, इन्हीं खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। कहा जाता है ना, करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है ना बच्चों, कि करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसकी करनी का फल इसके द्वारा भुगता है। ठीक है ना। हालांकि ये भी अंतिम दिनों में अपने आप को गलाने में ही गया है इसका। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जो था, या खिलजियों में ऐसा शासक बना अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो दरबार में नग्न होकर कभी कभी आ जाता था। मतलब पूरा खोल ओल के आ जाता था। मतलब ये हिसाब से कह सकते हैं पागल इसको घोषित कर दिया गया था। लोग इसको शासक मानते ही नहीं थे, लेकिन था तो नाम का शासक, तो शासक बना था। ये नग्न होकर ही कभी कभी आ जाता था दरबार में, और इसको खुद नहीं पता होता था मैं कैसे आया हूं। ठीक है ना। और एक ऐसा एकमात्र शासक था, इसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अलाउद्दीन खिलजी किस लिए जाना जाता है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे जिनमें से पहला है, यह बाजार व्यवस्था के लिए इसको बहुत ज्यादा, बाजार व्यवस्था को, अगर बाजार नियंत्रण की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा का हुलिया जो लिखना, घोड़ों का क्या लिखना? हुलिया लिखना, या घोड़ों को दागना, सॉरी, घोड़ों को दागना, घोड़े दागना, पहचान के लिए घोड़ों को या घोड़ों को दागना। और सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों को एक पहचान देना, मेरे ही सैनिक हैं, सैनिकों को हुलिया लिखना इसने किया। और इसके साथ साथ इसने अस्थाई सैनिक रखना शुरू किया। मतलब अस्थाई सैनिकों को रखना शुरू किया कि परमानेंट सैनिक कुछ रखे जाएंगे जो देश की रक्षा के लिए कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है ना। और इसने नगद वेतन भी देना उन्हें शुरू किया। पहले नगद वेतन नहीं मिलता था, बस ऐसे ही एवज में दे दिया जाता था। अब यह सैनिकों को नगद वेतन भी दे रहा है। ठीक है ना। इसने ही कृषि विभाग या वित्त विभाग की स्थापना की। मुस्तक राय इसकी व्यवस्था की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इतना काम इसने किया था। बाजार व्यवस्था, अगर किसी वजह से जाना जाता है तो अपनी बाजार व्यवस्था की वजह से जाना जाता है। और घोड़ों को दागना, उनके पहचान देना, चिन्ह देना, और हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना जानता था। और अस्थाई सैनिक रखना शुरू किया। पहले परमानेंट सैनिक नहीं होते थे, अब सभी सैनिकों को अस्थाई करना शुरू किया। और नगद वेतन भी उन्हें देना क्या किया? शुरू किया। मुस्तक राज एक प्रकार का वित्त विभाग होता था, याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या होता था भैया? वित्त विभाग होता था। ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी ने करना शुरू किया।
अगला दिया है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसका नाम था पूरा गाजी मलिक। इसी को हम किस नाम से जानते थे, गाजी मलिक के नाम से जानते थे। और इसका टाइम पीरियड मिलता है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसका नाम था गाजी मलिक। ये गाजी मलिक को देखिए, दिल्ली में जब गुलाम वंश चल रहा था तो उस गुलाम वंश का राजपाल था जलालुद्दीन खिलजी। इसने उस वंश को हटाकर नया वंश बना दिया, खिलजी वंश। अब गयासुद्दीन जो तुगलक है यह खिलजियों के शासनकाल में राजपाल हुआ करता था। तो इसने क्या किया, इनको हटा करके क्या बन गया, एक नया वंश बना दिया जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को, जिसका पुराना नाम क्या था, गाजी मलिक। 1320 से लेकर 1325। ओके दोस्तों, अगला दिया है किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ही वो शासक है जो पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या था, शासक था। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्टकट में MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक इसने राज किया, लेकिन अपने राज के दौरान इसने कई काम किए थे, लेकिन सारे काम इसके विफल हो रहे थे। योजनाएं तो बहुत बड़ी बहुत दूरदर्शी, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा, बुद्धिमान बहुत ज्यादा, लेकिन जितनी योजनाएं ला रहा था सब बेकार हो जा रही थी। ठीक है ना, सारी इसकी चौपट हो जा रही थी, लेकिन सोचता था कि हम कर देंगे तो अच्छा ही करेंगे। सबसे पहले नोटबंदी का काम इसने ही करा है। सबसे पहले जो है इसने ही राजधानी परिवर्तन करने का काम किया। मतलब दिल्ली से दौलताबाद आपने सुना होगा ना, जो ट्रांसफर किया इसने ही करवाया। मतलब इसने वो चीज करना चाहा जो दूरगामी हो, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए, जिस वजह से इन्हें जनता क्या कहती थी कि यह दिल्ली सल्तनत का बुद्धिमान तो है लेकिन मूर्ख शासक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया, बुद्धिमान तो है लेकिन क्या है, मूर्ख शासक है। क्यों, क्योंकि यह जितने भी काम करता था सबके सब क्या हो जाते थे, उल्टा। क्लियर है। और इसने ही बनवाया अपने गुरु जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की क्या बनवाया, दरगाह। निजामुद्दीन औलिया दरगाह। निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है दोस्तों। और किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, दिल्ली में है, ये इसके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और इन्हीं की दरगाह दिल्ली में इसने बनवाया। अगला पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी का बदला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने भी कहा ना कि ये बहुत अच्छा सोचता तो था, लेकिन बेचारा गड़बड़ हो जाता था, इसका काम चौपट हो जाता था। सोचता तो अच्छा था, लेकिन सारे के सारे काम क्या हो जाते थे, चौपट हो जाते थे। तो इसने एक योजना बनाई। इसने 1327 में अपने राज्याभिषेक के 2 साल बाद कि मैं अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले जाऊंगा, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद, क्योंकि दिल्ली में इसको लग रहा था वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो दौलताबाद में मिल जाएंगी। इस दौलताबाद का ही पुराना नाम क्या था, देवगिरी। और देवगिरी का ही नाम दौलताबाद रख दिया गया था बाद में, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रख दिया था, दौलताबाद। और दिल्ली से दौलताबाद का ट्रांसफर कर दिया अपनी राजधानी। अपनी राजधानी को क्या कर दिया, ट्रांसफर। लेकिन बाद में फिर 1335 ईस्वी में पुनः यह अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लेकर चला आया। देख लीजिए बेवकूफी की हद हो गई। दौलताबाद से कहां चला आया, दिल्ली लेकर चला आया, पुनः वापस लेकर चला आया। कोई मतलब नहीं हुआ, जनता इससे परेशान हुई, पैसे का भी लॉस हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। ये बेचारा बस ऐसे ही करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ तक आज रखा हूँ, इसके आगे कल का वीडियो मिलेगा जो कल आपका है। तो दिल्ली सल्तनत 2-3 वीडियो और आएंगे जिसमें ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तुगलक वंश तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद सैयद बचेंगे, सैयद के बाद आपके लोधी बचेंगे, उसके बाद मुगल वंश आपका आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जरूर बताया करिए कमेंट में कि आपको वीडियो लग कैसा था, ताकि मुझे लगे तो ना कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं आपके लिए बेहतर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका एक ही जरिया है कि आप लोग कमेंट करिए,
जब आप कमेंट करेंगे तो उसमें मेरी बुराई, मेरी अच्छाई, जो भी आपको पसंद, जो भी आपको लगता हो कुछ है, उसको बताने की जरूरत पड़ेगी वहां, तभी मैं कुछ अच्छा बेहतर कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। आपको एक सूचना दे देता हूं कि सुपर टेट और सीटेट का बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन चल रहा है सुपर बाजार अम्बेडकर नगर में जो है। और आपको अगर स्थान नहीं मालूम है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास रहेगा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से लेकर के मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। टेट और सीटेट का बैच चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा 15-20 दिन हुए हैं टेट और सीटेट का बैच चले, और उसके साथ साथ यूपी पेट का बैच चल रहा है जिसमें काफी संख्या में बच्चे आ भी रहे हैं और पेपर लगा है, 1.5 महीना बाद पेपर भी है, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस हम लोग मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर सब कुछ जारी कर रहे हैं, हो रहा है, पेपर चल रहा है, उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बैच चल रही है बच्चों के लिए 6 से 10 तक के बच्चों के लिए, कक्षा के लिए, वो भी शाम के बैच में चल रहा है, तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो भी आप चाहते हैं कि उनके लिए बेहतर कुछ दे पाए, तो उनके लिए भी बैच चल रहा है, तो आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।